तो आज आर पार में बिहार स्पेशल है और मेरे साथ दो बिहार के दिग्गज नेता भी जुड़ेंगे और उसके बाद हम डिबेट भी करेंगे। लेकिन पहले मेरे साथ शत्रुघ्न सिन्हा, जाने माने एक्टर और कांग्रेस के नेता, मेरे साथ हैं, हमारे पुराने मित्र भी। सिन्हा साहब, अभिनंदन, आपका स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। कैसे हैं आप? कोरोना का समय चल रहा है, आप तो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और आपसे साक्षात्कार हो रहा है और अच्छा लगा, और वो भी आप जंगल राज वर्सेस मंगल राज का डिबेट आज मंगलवार के दिन, महावीर जी के दिन आप कर रहे हैं। मैं मंगल कामना के साथ आपका स्वागत करता हूं और आपको प्रोत्साहन देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मंगल राज की कामना जो है जल्द से जल्द बिहार में साकार होगी, बिहार की जनता के लिए, बिहार प्रदेश के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के विकास के लिए। और बिहार में चार चीज़ों की जो सख्त ज़रूरत है, पी फॉर पीस, पी फॉर प्रॉस्पेरिटी, पी फॉर प्रोग्रेस एंड पी फॉर प्राइड। इन चारों चीज़ों को हासिल करने में आपका मंगल कामना बहुत रंग लाएगी। यही हमारी कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमीश देवगन जी। सिन्हा साहब, मेरा सवाल आपसे पहला यही है, क्योंकि आपने खुद जंगल राज और मंगल राज की बात कर दी, तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर जंगल राज लाना है तो ये आरजेडी और कांग्रेस वालों को लेकर आओ, और अगर सुशासन लाना है तो फिर एनडीए की सरकार जरूरी है। वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को डबल युवराज कहते हैं। आपके मित्र भी हैं प्रधानमंत्री मोदी और आप उनके सबसे बड़े क्रिटिक भी हैं, क्या कहते हैं? देखिए, चलिए आपकी ही बात से मैं श्रृंखला जोड़ता हूं कि चल ज़रूरत में ज़रूरी हो जाते हैं। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे दोस्त भी हैं, पूरे समाज के दोस्त हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनका आदर करते हैं। लेकिन इस घड़ी में या संकट की घड़ी में या चुनाव की घड़ी में हम चाहेंगे कि वो हमें मार्गदर्शन दें, बताएं कहाँ पे विकास हुआ है पिछले 15 साल में। हमें वो बताएं तो सही कि जो स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की बात हुई थी बिहार को, क्या दिया या कब देंगे। जो उन्होंने कहा था कि 125 लाख करोड़ हम बिहार को देंगे, अभी भी चुनाव की घड़ी में मुश्किल से, विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, 16,500 करोड़ का उन्होंने झुनझुना पकड़ाया। वो चुनाव की घड़ी में, आप भी जानते हैं अमीश जी, चुनाव की घड़ी में बड़ी बड़ी बातें होते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं। दुष्यंत कुमार की इन्हीं पंक्तियों की तरह कि कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, और एक बार चुनाव ख़त्म उसके बाद कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बात ख़त्म हो जाती है, हवाई हो जाती है। तो मैं विनती करूँगा प्रधानमंत्री जी से कि थोड़ा मार्गदर्शन दें। कहें तो सही कि जो यहाँ कहा था कि गांधी सेतु पैरेलल समानांतर फिर से बनवाएंगे, कहाँ गया? हवा में या हवाई या कागज़ों में रह गया? ऐसे बताएं, इतने सारे वायदे हुए, कुछ बता दें हमारे प्रधानमंत्री जी। मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हमारे अपने बिहार में क्यों हैं? क्यों 2 आदमी में से 1 आदमी बेरोज़गार है? क्यों हमारे जो मजदूर परिवार के लोग सड़कों पे हफ्तों, जिनका आप लोगों ने बहुत समर्थन किया, लेकिन हफ्तों पैदल चलते हुए, भूखे प्यासे, तड़पते हुए, तरसते हुए, न खाना न पानी, और वो महीनों लाखों लोग जिस तरह से कुछ ट्रेन के नीचे आ गए, कुछ ट्रक के नीचे कुचल गए, उनकी डेटा नहीं सरकार के पास, उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं। और जब बिहार आते हैं तो बिहार में क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया जाता है, और उसके बाद भी उनके साथ ऐसा कुछ नहीं। मनरेगा में काम मिल रहा है तो मनरेगा में क्या काम मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, आप लोग को अच्छी तरह पता है। और हमारे स्टूडेंट्स का ये बेरोजगारी की जड़ में जो हमारे स्टूडेंट्स रहे, वहाँ कोटा से बुलाना था, उनको नहीं बुलाया गया, चेन्नई से नहीं बुलाया गया, कर्नाटका से नहीं बुलाया गया, और बुलाया गया तो 2-4 अपने लोगों को बुलाया गया। तो ये लोग देख रहे हैं। अभी घड़ी थी, प्रधानमंत्री जी से विनती कर रहा हूँ, अभी घड़ी थी उनके जख्मों पे मरहम लगाने की। पर इन बातों से और जंगल राज की बात करके 15 साल 20 साल पहले की बात करके
उनके जख्मों को कुरेदने की जो कोशिश हो रही है, मैं उसी लिए कह रहा हूं, मेरे किसी अपोजिशन से या जो हमारे मित्रगण हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। सब हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने समाज के हैं, अपने फ्रेंड्स हैं। ये मुद्दों पे बात हो रही है, सिद्धांतों पे बात हो रही है। उन्हीं मुद्दों और सिद्धांतों की बात करता हूं। जवाब दे दें जी, उन्हीं मुद्दों और सिद्धांतों की बात करता हूं। आपने बोला कि चुनावों के अंदर हवाई बातें होती हैं, तो तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, क्या वो भी सब कुछ हवा में है? क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का इंटरव्यू करा, उन्होंने बोला कि 10 लाख नौकरी की बात करते हैं तेजस्वी यादव, इनके पिताजी ने तो 10 लाख से ज्यादा पलायन करा दिए थे। क्या आपको लगता नहीं है कि एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर है आरजेडी के साथ? वो क्रेडिबिलिटी फैक्टर, वो भरोसा कहीं ना कहीं उतना सजग नहीं है आरजेडी के साथ। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, जिसका बीजेपी खासतौर पर फायदा उठा रही है पॉलिटिकली। देखिए अमीश देवगन जी, तो आप तो बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ही आप गुड लुकिंग और गुड डीड्स के आदमी हैं, हम आपकी कदर करते हैं, और अब बहुत बैलेंस तरीके से आपने ये सवाल पूछा, उसकी हम सराहना करते हैं। जहाँ तक सवाल है जेपी नड्डा जी का, वो हमारे भी मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, सभ्य आदमी हैं, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, उनको बहुत प्यार करता हूँ। अब रही बात कि इन्होंने कहा उनके पिताजी की बात, अरे भाई क्यों पिताजी पे या दादाजी पे हम क्यों जा रहे हैं? सामने वाला एक युवा, एक दमदार, एक शानदार, एक जानदार, एक दबंग व्यक्तित्व का यूथ ब्रिगेड का मालिक, वो सामने आ रहा है, नया नेतृत्व लेके नई सरकार के लिए बदलाव की इस घड़ी में, परिवर्तन की घड़ी में क्रांतिमय परिणाम लेता हुआ सामने आ रहा है, तो उसकी सराहना होनी चाहिए। उस पर पहले विश्वास करो। आपने सुना है ना, पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। एक बार विश्वास तो करो उसको। आपने कहा या उन्होंने कहा कि साहब 10 लाख नौकरी कैसे देंगे? अच्छा, मान लीजिए 10 लाख नौकरी देने की संभावना नहीं है अमीश जी, तो ये बताइए कि फिर दूसरे दिन ही हमारी एक्ट ऑफ गॉड की फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने 19 लाख नौकरी की घोषणा कैसे कर दी, और दूसरे दिन ही की। उस चक्कर में कई हमारे बीजेपी के दोस्त मित्रगण बिहार में, हमारे बीजेपी परिवार के कुछ लोग बीमार पड़ गए, कुछ लोग दरवाजे के अंदर छुप गए, यानी कि उनको पता भी नहीं कि ये घोषणा होने वाली है। आपने जिस सवाल का जिक्र करा, घोषणा आपने जिस सवाल का जिक्र करा, हो सकता है जेपी नड्डा ये कार्यक्रम देख रहे हो, उनको लगेगा कि ये शायद सवाल मैंने आप ही से पूछ के उनसे पूछ लिया। एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों में मैंने ये सवाल पूछा उनसे, और मैंने पूछा कि आप लोगों ने 19 लाख रोजगारों की जो घोषणा करी, तो उन्होंने बोला वो रोजगार है, हम नौकरी की बात नहीं कर रहे, हम 19 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, ये नौकरी की बात नहीं है। और बिना होमवर्क करे हम कोई काम नहीं करते। हमने लोगों को गैस दी, हमने लोगों को चूल्हे दिए, हमने लोगों को बिजली दी, हमने जनधन अकाउंट खुलवाए, हमने किसानों के खाते में पैसा डाला, सब प्लानिंग थी, सब प्लानिंग थी। हम हवाई बातें नहीं करते, ये उनका जवाब था। शत्रुघ्न सिन्हा साहब। देवगन जी, मैं आपको बता दूं कि जो इसने युवा नेतृत्व, जिस यूथ ब्रिगेड का हिस्सा हमारा बिहारी बाबू का बेटा, बिहार पुत्र लव सिन्हा भी हैं, पटना बांकीपुर से, जो उनके पास बिहार का आशीर्वाद है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, और बहुत ज़बरदस्त संभावना है उनके महाविजयी होने की। जैसे कि आपके हमारे अपने राजद की या महागठबंधन के महाविजयी होने के में कोई शक नहीं है लोगों को। तो मैं कहना चाहूँगा उसका नेतृत्व जो है हमारा अपना तेजस्वी यादव, इनकी टीम पूरा रिसर्च वर्क करके, प्रोफेशनल से यार, सारे प्रोफेसर से, इंटेलेक्चुअल से, सबसे पूछ के राय मशवरा करके कई बार बैठकर ये बातें सामने, और सामने फिर आपके दर्पण रखा है उन्होंने कहा 3 लाख तो करीब शिक्षकों की नौकरी खाली है, जो अभी बीजेपी के हमारे दोस्त कह रहे हैं उसे भरेंगे। 1 लाख करीब स्वास्थ्य कर्मियों की खाली है। बिहार में 70% डॉक्टर्स, 70% नर्सेज की कमी है, 60% डॉक्टर्स की कमी है। हमारे बिहार में आपने देखा कि इंजीनियरिंग विभाग में कितने लोगों की जॉब खाली, यही सब अगर पूरा कर दें तो 4-5 लाख तो इसमें हो जाता है। बाकी 4-5 लाख और अगर क्रिएट करना है तो हमारे बीजेपी के दोस्तों ने भी कहा है, जैसे उन्होंने कहा 19 लाख में रोजगार के अवसर हैं, यानी 4-5 लाख रोजगार हैं, और बाकी 15 लाख करीब 12-13 लाख जो हैं
वो आपके रोजगार के अवसर हैं। यानी अवसर का मतलब ये है, हम समझते हैं कि वो कहेंगे देखो सामने पकौड़ा तल रहा है ना, ये अवसर है, जाके तुम भी पकौड़े तलो, पकौड़े बनाओ, तुमको रोजगार मिल गया। तारे देखो, ये तारा दिखा दिया, अब तारे तोड़ लो, ये अवसर है। अब मैं कह रहा हूं सामने वाला जो कह रहा है, अपनी तो चुटीली उसको भाषा मौका में, दिया। आप देवगन अपनी जी, एक चुटीली मिनट, भाषा एक में- मिनट में देवगन जी, मैं अपनी बात खत्म करता हूं, एक मिनट में। अब मैं जानता हूं बाकी लोगों की तरफ मैं बहुत ज्यादा इंटरवीन नहीं करता हूं, इंटरप्ट भी नहीं करता हूं। मैं ये कह रहा हूं एक मौका दो, अभी सरकार सामने आ रही है, सामने आके करेगा, मान लिए करेगा, जरूर करेगा। लेकिन अगर नहीं करता है तो आज तो जो जनता को और खासकर यंगर जनरेशन को अपनी वोट की ताकत का एहसास हो चुका है, फिर वो सामने आएंगे और फिर उसी हिसाब से हिसाब किताब करेंगे, आंकलन करेंगे। सिन्हा साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स को तो हमने काफी कवर किया, अब आपके पुत्र की पॉलिटिक्स को भी हम कवर करेंगे। आप भी भरी जवानी में राजनीति में आ गए, और मुझे याद है उस दौर के अंदर जब आप पॉलिटिक्स में आए थे तब आपका करियर उड़ान पर था, ढलान पे नहीं है। अक्सर बॉलीवुड में ऐसा होता है, जब करियर ढलान पे होता है तो पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। आप अपने करियर की उड़ान पर राजनीति आप में बहुत अच्छे हैं। आप अपने जो आपका फिल्मी जीवन था उसकी उड़ान पर, जब आपको फिल्में मिल रही थी, आपको काम मिल रहा था, आप चल रहे थे, तब आप फिल्मों से निकलकर आप राजनीति में आए, और आपने रूलिंग पार्टी को नहीं चुना था, उस समय विपक्ष की पार्टी को चुना था, यानी भारतीय जनता पार्टी को चुना था। आपके पुत्र, उनका भी फ्लरिशिंग करियर होगा, लेकिन अब वो राजनीति में संभावनाएं तलाश रहे हैं, वो भी इस जवानी में। तो क्या ये आपने उनको सीख दी या आपने फोर्स करा कि लड़ना ही लड़ना पड़ेगा? लड़े कैसे वो चुनाव, वो कहानी जरा बतानी पड़ेगी आपको। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत, जैसा मैंने कहा, स्मार्ट हो, और आप हमें बहुत अच्छी तरह जानते हो, बहुत सालों से पहचानते हो। आपने हमें कहा और हमारी सराहना की, प्रशंसा की, मैं उसकी सराहना करता हूँ। रही बात कि मैं उस वक्त भारत के महान क्रांतिकारी नेता जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत भारतीय राजनीति में आया, और उसके बाद ये भी आपने ठीक कहा कि हमारा ये मानना था और लोगों से सीखा था कि अगर राजनीति में जाना है तो विपक्ष के रास्ते से जाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, गलतियां करता हूं, गलतियां सुधारता हूं, आगे बढ़ता हूं। और दूसरा, अगर राजनीति से अगर कभी सत्ता हासिल हो जाए तो सत्ता सिर्फ सेवा का माध्यम होना चाहिए, मेवा का माध्यम नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज तक कई बातों से आप अमीश देवगन जी मेरे से सहमत हों या सहमत नहीं हों, मगर आपने आज तक कभी किसी किस्म का कोई आरोप या मुझ पे इल्ज़ाम नहीं सुना होगा आज तक। मैं उस बात पे कायम रहता हूँ। आप देखें, हमारा पुत्र जो बिहारी बाबू का बिहार पुत्र लव सिन्हा सामने आए हैं, वो सक्षम हैं, कैपेबल हैं, स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, सेल्फ मेड हैं, और उनके अंदर काफ़ी लगन है, बिहार के प्रति प्यार है। अच्छा, बिहार आपने हमारी फोर्स किया था या खुद आए? हमारी शक्ति है। नहीं, ये बिहार के लोगों के, जनता जनार्दन के डिमांड पर, हमारे कांग्रेस परिवार के कमांड पे वो आए, उन्हें लाया गया, लेकिन बहुत खुशी खुशी आए। और सबसे बड़ी बात अमीश जी ये कह दूं कि वो जब यहाँ आए हैं तो मुड़ के जाने के लिए नहीं आए हैं, अब आगे बढ़ने और आगे जाने के लिए ही आए हैं, और सबसे बड़ी बात सेवा के लिए आए हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि बिहार में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, कोई अगर आता है और वो भी ऑपोजिशन के जरिए आता है तो उसकी तो सराहना होनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। लोग बिहार से जाते हैं तो कहते हैं पलायन कर रहे हैं, बिहार का काम बिहार से बाहर जा रहा है। अब कोई बिहार अगर आ रहा है और काम करना चाह रहा है और सेवा करना चाह रहा है, और सेवा भावना और सेवा भक्ति से आ रहा है, तो मैं समझता हूँ उसकी सराहना होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ आप भी उसके लिए उसकी हौसला अफजाई करेंगे, मुझे पूरा विश्वास। नहीं, आई विश ऑल द बेस्ट टू हिम फॉर हिज इलेक्शन रिजल्ट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक रैली करी और उस रैली में बोला कि ये वो लोग हैं महागठबंधन वाले जो भारत माता की जय और जय श्री राम के खिलाफ खड़े हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं देखिए अभी एक चीज़ और कहना चाहूँगा। मैं फिर कहता हूँ, जैसे मैं प्रधानमंत्री का आदर करता हूँ और जैसे मैं बार बार कहता हूँ, हमारे भी दोस्त हैं, समाज के दोस्त हैं, देश के मुखिया हैं। चुनाव की घड़ी में ये सब बहुत सारी बातें होती हैं। मैं तो इधर के लोगों को भी कहता हूँ और उधर के लोगों को भी कहता हूँ, इस तरह का आरोप प्रत्यारोप, बाप ने किया और जंगल तुम्हारे दादा ने ये किया,
जब लोगों को याद भी नहीं है। अभी हम लोग को बात करनी चाहिए अभी इन 15 सालों में क्या किया और क्या क्या नहीं किया, और दूसरी बात क्यों नहीं किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जब नहीं किया है और अगर कहीं थकान महसूस हो रही है तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए, नए लोगों को आने दीजिए, युवा पीढ़ी के लोगों को आने दीजिए, यंगर जनरेशन को आने दीजिए। अभी प्रधानमंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि बिहार के इन मुद्दों के वक्त घड़ी में अभी वो 370 या ये धारा ट्रिपल तलाक या तरह तरह की बातें करते हैं, या कभी चाइना की बात करें, पूरा देश के जवानों को सलाम करता है। इसी चुनाव में जिस पार्टी से आप आते हैं, कांग्रेस ने जिन्ना के समर्थक उम्मीदवार को भी टिकट दे दिया, उस पर बीजेपी के कई नेताओं ने तंज करा, उस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी तंज किया, गिरिराज सिंह ने भी तंज किया। मेरा आपसे सवाल यह है कि पर यह भी तो देश के मुद्दे हैं, क्योंकि क्या आपको लगता नहीं है कि जो सबूत मांगे गए पुलवामा अटैक के, वो सब भी एक मुद्दा है। और जब पाकिस्तान अब कह रहा है कि हाँ पुलवामा अटैक हम ही ने करा था, और उस समय जब अभिनंदन को पकड़ लिया था, पाकिस्तान की सदन में यह बात हुई कि भारत 9 बजे तक रात को अटैक कर देगा, अभिनंदन को छोड़ दीजिए। ये मुद्दे हैं जिन लोगों ने सबूत मांगे। क्या आपको लगता नहीं है बीजेपी के हाथ में तो ये मौका लगेगा तो सवाल पूछेगी वो। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद, आप तो बीजेपी में लंबे अरसे तक रहे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है श्री राम और राष्ट्रवाद। भारतीय जनता पार्टी उस पर खड़ी हुई है, और श्री राम की जब रथ यात्रा एल.के. आडवाणी ने निकाली, आप तो खुद साथ में रहते थे। देखिए अमित जी, मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे कि सही है, बिल्कुल ठीक कहा। भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे अरसे तक रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली मेरा पहला परिवार रहा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी में भारत रत्न नानाजी देशमुख लेकर गए थे, भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, गुरु, अल्टीमेट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी से ट्रेनिंग हासिल की हमने, मेरा लालन पालन हुआ वहाँ पे। अभी कुछ बातों पे, कुछ सिद्धांतों के आधार पे, कुछ हमने जब जनहित में बातें की, नोटबंदी की या कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी पे, उन बातों पे, या फिर मुझसे बगैर राय मशवरा किए हुए, जैसे मुझे लगा कि मैं देश में हाईएस्ट वोट शेयर परसेंटेज से जीता हुआ इंसान, उसको आपने टिकट नहीं देने की बात की। हमारे फैमिली फ्रेंड ही हैं, अच्छे आदमी हैं, रविशंकर प्रसाद जी को आपने टिकट दिया, उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं दी। मुझे कहा आप राज्यसभा में चले जाओ, मैंने कहा कि नहीं, मैं कोई फुटबॉल नहीं हूँ कि राज्यसभा से लोकसभा में आया, इतने हाईएस्ट वोट शेयर परसेंटेज से जीता हूँ कंट्री में, उसके बाद फिर कहते हो आप राज्यसभा जाओ। बहरहाल अभी मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं एक सही दिशा में आ गया हूँ, सही लोगों के पास आ गया हूँ, मेरा ऐसा विश्वास है। और मुझे इसका कोई दुख नहीं, अफसोस नहीं है। मेरा प्यार अभी भी बरकरार है भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए और नेताओं के लिए। अब रही बात कि आपने कहा कि जो राम मंदिर, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो तो मूड ऑफ द नेशन है, लेकिन बिहार में भी प्राथमिकता का सवाल है जी। अभी यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान जो कहते हैं फिल्म की भाषा में, यहाँ पे बेरोजगारी मुद्दा है, गरीबी मुद्दा है, मुफलिसी मुद्दा है, यहाँ पे किसानों की जो बदहाली है वो मुद्दा है, यहाँ पे हर दूसरे घर से पलायन क्यों होता है, हर दूसरा नौजवान बेरोजगार क्यों है, ये मुद्दा है। आपने बहुत सारे वायदे के स्पेशल पैकेज देने का, वो नहीं है, वो मुद्दा है। आपने स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की बात की, वो मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी प्रायोरिटी है चुनाव की घड़ी में, अब उन पे अभी आप जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं चाइना का नाम वहाँ नहीं लेते हैं, यहाँ पे चाइना का नाम लेते हैं आप। तो चाइना का नाम अगर लेते हैं तो थोड़ा अभी प्रायोरिटी वो नहीं है ना, अभी वो समय नहीं है। बिहार में चुनाव ये फिर बाद में कीजिएगा ना, आपको कौन मना करता है। हम तो अपने सलाम देश की सेना को और बिहार के रेजिमेंट के हमारे इतने शहीद हुए हैं, हम सबको सलाम करते हैं। एक आखिरी सवाल हिसाब से होना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, आप अपने फिल्मी अंदाज के लिए तो बड़ा जाना जाते हैं, तो इस पूरे चुनावी मूड को देखकर आपको कौन सा डायलॉग, कौन सा गीत याद आता है? क्या कहना चाहते हैं आप अपने अंदाज में? खामोश तो आप इस बार करेंगे, जब बिहार की जनता किसी ना किसी को तो खामोश करेगी, वो आपका बड़ा फेमस डायलॉग है, लेकिन आप आखिरी लाइन क्या कहना चाहते हैं? अवश्य करेगी। महागठबंधन महाविजयी होगी, और मैं महागठबंधन के महाविजयी की मंगलमय कामना करता हुआ दुष्यंत कुमार की वो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और कवि दुष्यंत की आखिरी दो पंक्तियां मैं युवा पीढ़ी को ही समर्पित करता हूं, नौजवानों को, कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हम अपने तमाम विरोधियों को एकजुट और एकजुट होकर खामोश कर दें। बस यही कामना है, शुभकामना, प्रार्थना है हमारी। धन्यवाद अमीश देवगन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी आपके साथ साथ स्वागत करते हैं चिराग पासवान का। चिराग, आपको मैं यही कह रहा था, आपने चिराग का जिक्र किया। चिराग पासवान मेरे साथ है, तो चुनाव की बेला में उनको आशीर्वाद देना चाहेंगे? आप तो उनसे बड़े हैं और आपकी फिल्म इंडस्ट्री से ही आते हैं। चिराग मानता हूं, चिराग को तो मैं बहुत मानता हूं। चिराग बहुत संभ्रांत है, बहुत अच्छा, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, उसने तरक्की की है। उसकी भाषा की पकड़, उसकी पॉलिटिक्स की मैच्योरिटी बहुत ही काबिल तारीफ है। रामविलास पासवान जी तो हमारे बड़े भाई समान रहे, हमेशा हमें कहते थे राम का छोटा भाई शत्रुघ्न, हम लोग एक दूसरे को कहते थे। वो तो उस पर नाज करते ही थे, लेकिन हम भी पार्लियामेंट में जहाँ जहाँ चिराग को देखते रहे, चिराग की हमेशा प्रशंसा की। और आज भी इस घड़ी में अमीश देवगन जी आपने मिला दिया है, इस घड़ी में मैं अपने चिराग को या चश्मे चिराग को मैं बहुत बहुत शुभकामना और शुभाशीष देता हूं। चिराग, थैंक यू सर, थैंक यू। इनका गला खराब है बड़ा ज्यादा, और आज पर हमने इनको पकड़ लिया। हमने बोला आज आपको हम जाने नहीं देंगे, गला बड़ा खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया शत्रुघ्न सिन्हा, बहुत घड़ी में ऐसा होता है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिन्हा साहब, खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय